Good morning, everyone. In today's class, we are going to start elastic collision in 2 dimensions. In 1 dimension, we have already done. So here we are going to start elastic collision. हमें पता है elastic collision. तो in 2 dimensions, मतलब ऑब्लिक का मैंने बताया था आपको. ऑब्लिक या 2 dimensional collision मैंने बताया था. तो उसमें क्या होता है? When body collide to each other, then they scattered in ए डिफरेंट पाथ बट दे लाइज इन द सेम प्लेन. एक ही प्लेन में होना चाहिए, उसका पाथ अलग अलग हो सकता है. क्लियर? तो उसको हम बोलते हैं 2 dimensional और ऑब्लिक कोलिजन. इसके लिए हमें सबसे पहले फिगर को समझना है. अच्छे से आप फिगर को समझें कि व्हाट वी हैव टेकन. सबसे पहले हमने ले लिया है एक बॉडी ऑफ मास m1, 1 2 मान सकते हैं. एक बॉडी हमने एक लिया है मास m1 की, which is initially moving with a velocity u1. ठीक है. उसके सेम लाइन में एक बॉडी है ऑफ मास m2 की जो कि रेस्ट में रखी हुई है. तो सबसे पहले क्या लेना है? वी हैव टेकन ए बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद द वेलोसिटी u1 which collides with a body of mass m2 which is at rest. अब इतना आपने समझ लिया. देन अब ये कोलिजन के बाद दिस इज नॉट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, उसी सीधी लाइन में ये मूव नहीं करती है. दैट डेविएटेड फ्रॉम बोथ द बॉडी m1 एंड m2 डज नॉट मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दे चेंज देयर पाथ. तो इसको आपको समझना है कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन मैंने बताया है, एक्स एक्सिस, और ये हमने बनाया है वर्टिकल डायरेक्शन, वाई एक्सिस. तो जब बॉडी यहाँ पे m2 से स्ट्राइक करती है तो बोथ आर मूविंग इन ए डिफरेंट डायरेक्शन. m1 इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और m2 इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. अब डायरेक्शंस को यू शुड टेल इन टर्म्स ऑफ द एंगल. तो m1 किधर मूव कर रही है? m1 इज मूविंग एट एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल. जिस डायरेक्शन से आ रही है वहां से ये θ1 एंगल डिफ्लेक्ट हो गई m1. दूसरी बॉडी m2 कितना डिफ्लेक्ट हुई है? θ2 एंगल से डिफ्लेक्ट हुई है फ्रॉम देयर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. जो इनिशियल उसकी डायरेक्शन थी वहां से θ2 एंगल पे ये डिफ्लेक्ट हो गई. क्लियर? तो ये θ1 एंड θ2 आर द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. समझ में? ये हम लिखेंगे नहीं, आप अच्छे समझते जाइए. ये m1 क्या है, u1 क्या है, m2 क्या है, θ1 और θ2 क्या है. क्लियर? अब हम आ जाते हैं यहाँ पे. m1 है ये, दिस इज द हॉरिजॉन्टल. तो हॉरिजॉन्टल से m1 कितना थीटा बना रहा है? v1 इज मेकिंग. अब देखिए हम v1 v2 समझ लेते हैं. v1 इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास m1 आफ्टर द कोलिजन. कोलिजन के बाद, टक्कर होने के बाद m1 मूव्स विद द वेलोसिटी v1 एट इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. यही होगा ना कि m1 जो बॉडी है वह θ1 एंगल से मूव कर रही है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. सिमिलरली जो बॉडी आपकी m2 है दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v2 आफ्टर द कोलिजन मेकिंग एन एंगल θ2 विथ द हॉरिजॉन्टल. तो हमने v1 और v2 को भी पढ़ लिया कि व्हाट इज द v1 एंड v2. v1 एंड v2 इज द वेलोसिटी ऑफ मासेस m1 एंड m2 या बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 respectively which are making an angle θ1 and θ2 respectively from the horizontal. क्लियर? अब हम आ जाते हैं वेक्टर का रिजोल्यूशन. ये चीज आप वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा. तो यहाँ मान लीजिए वेक्टर v1 है मेकिंग एन एंगल θ1, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v1 cos ऑफ θ1. हॉरिजॉन्टल तो ही होता है ना. अगर हमारा पास वेक्टर y है या x है तो x का कंपोनेंट क्या होता है? x cos थीटा. वर्टिकल में होता है x sin थीटा. तो ये हमारा क्या हो गया? v1 cos ऑफ थीटा. दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या कंपोनेंट ऑफ द v1 इन द x डायरेक्शन. सिमिलरली इसका वर्टिकल कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन या अलोंग द y एक्सिस, y डायरेक्शन कितना होगा? v1 sin θ1. सिमिलरली ये देखिए
दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा 2 विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसके दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v2 cos ऑफ थीटा 2 और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा v2 sin ऑफ थीटा 2। तो ये हमारा कंपोनेंट डिवीजन हमने किया। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा याद रखिएगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन, जो लाइन इस वेक्टर से एंगल बनाती है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर? तो ये हमने डिवीजन कर लिया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो आई थिंक ये फिगर क्लियर हो गया। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। वी हैव टेकन टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 which are in m1 moving with the velocity u1, m2 is at rest, m1 is colliding with velocity u1 with the body 2 which is initially at rest. After collision they deflect in the different direction. One is making an angle theta 1 or m2 is making an angle theta 2 and moving with the velocity v1 and v2 respectively. And then we have classified, we have resolved the v1 and v2 in terms of its component, मतलब horizontal component and vertical component. Horizontal component we got v1 cos theta 1 and vertical v1 sin theta 1. Here horizontal v2 cos theta 1 or vertical v2 sin theta 2. तो this way figure is completed. अब हम आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे, इस पे क्या हमें करना है। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की, कि इन इलास्टिक कोलिजन आपको पता होता है कि मोमेंटम कंजर्व होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट मोमेंटम। हम डिस्कस करेंगे अबाउट मोमेंटम के बारे में कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। चलिए अब हम मोमेंटम के जब बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम देख लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम मतलब, इनिशियल का मतलब दैट इज मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन। कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या रहा होगा? तो बॉडी एक पहले मोमेंटम रहा होगा किसका? बॉडी 1 की, बॉडी ऑफ मास 1 की। मोमेंटम ऑफ बॉडी, मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास m1, बॉडी m1 कितना होगा? m1 u1, ये तो होगा। एंड विच इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन किस डायरेक्शन में होगा? एलोंग एक्स, कैपिटल एक्स आप लिखेंगे, एलोंग एक्स एक्सिस। ये तो यही है, एलोंग एक्स एक्सिस में। मोमेंटम ऑफ बॉडी एंड मोमेंटम ऑफ बॉडी m2 कितना हो जाएगा? m2 इंटू रेस्ट में है ना, दिस विल बी 0। ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं नाउ मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मोमेंटम, इसको हमें समराइज कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 से, जरूरत पड़ेगी हमें कैलकुलेशन में तो इसको हम वहां लिखेंगे। नाउ मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या होगा? तो हमारे पास कोलिजन के बाद दो बॉडी हैं, दोनों बॉडी की हम बात करेंगे तो किसका मोमेंटम बताते हैं? फॉर बॉडी ऑफ मास m1। पहले m1 बॉडी की मास का मोमेंटम हम देखेंगे। तो आप देखिए फिगर में, आप देखें इसका एक हॉरिजॉन्टल मोमेंटम होगा। हम बॉडी m1 का अगर देखें तो इसका x डायरेक्शन में मोमेंटम कितना होगा? वेलोसिटी किधर है? या v1 cos थीटा 1 है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? m1 v1 cos थीटा 1। ये तो x डायरेक्शन में इसका मोमेंटम होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और मास तो रहेगा है, तो m1 v1 sin थीटा 1 ये क्या हो जाएगा? मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो बॉडी m1 का जो दो मोमेंटम होगा, पहला मोमेंटम होगा क्या होगा? m1 मास मल्टीप्लाइड बाई v1 cos थीटा 1। ये क्या है? दिस इज द मोमेंटम अलोंग द, किधर है? अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और सिमिलरली सेकंड क्या होगा? m1 v1 sin थीटा 1, दिस इज द मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। ये तो हमने बात कर लिया फॉर ए बॉडी ऑफ मास m1। सिमिलरली हम बॉडी ऑफ मास m2 के लिए डिस्कस करेंगे। चलिए बॉडी ऑफ मास m2 के लिए देखते हैं। फॉर बॉडी ऑफ मास m2, इसके भी दो मोमेंटम होंगे। पहला x डायरेक्शन में होगा, क्या हो जाएगा? m2
वेलोसिटी क्या है एक्स डायरेक्शन में, v2 cos ऑफ थीटा 2। ये किधर है इसकी डायरेक्शन, along x एक्सिस, x डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली इसके दूसरा मोमेंटम क्या होगा, m2 v2 साइन ऑफ थीटा 2, ये किधर होगा, along y एक्सिस, ये y डायरेक्शन में होगा। ठीक, और एक चीज और देखना है थोड़ा सा, ये along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है ना, ये भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन लिख सकते हैं। इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ये आपने मोमेंटम दोनों लिख लिया। अब हम बात करते हैं टोटल मोमेंटम की। चलिए अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द टोटल मोमेंटम along the x axis and total momentum along the y axis। चलिए तो सबसे पहले हमारा होगा टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, किधर की तरफ, along along x axis, हम पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, along x axis। तो कितना हो जाएगा, एक आपका m1 का मोमेंटम और एक m2 का मोमेंटम, ये कितना हो जाएगा, m1 v1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस m2 v2 cos ऑफ थीटा 2। क्लियर, ये तो क्या है आफ्टर द कोलिजन, ये हो गया आपको along x एक्सिस। और बिफोर कोलिजन क्या था, एंड बिफोर कोलिजन कितना था, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन कितना था, m1 u1, दिस इज द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। ये भी हमने, ये भी कितना था, along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नाउ फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। नाउ फ्रॉम law of conservation of, now from law of conservation of momentum, total linear momentum remains conserved। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1 u1 बराबर कितना होना चाहिए, ये along x axis डायरेक्शन थे, ये m1 v1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस m2 v2 cos ऑफ थीटा 2। एक हमें इक्वेशन मिल गया। हमने क्या क्या इक्वेशन लिया था, पहला 1 लिया था, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं, दिस पूरे डिटेल को हमने ले लिया इक्वेशन 2, जरूरत पड़ती है हमें, कभी जरूरत पड़ेगी तो इसको हम ले लेंगे। एंड दिस वी हैव टेकन एज ए, दिस कॉम्बिनेशन वी हैव टेकन एज ए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, और ये हमारा हो गया दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने समराइज कर लिया, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब हम बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की। यहाँ पे हमने क्या लिया था, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन along x एक्सिस। अब along y डायरेक्शन, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन किधर, along y एक्सिस की तरफ। अब देखिए एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू m1 v1 साइन ऑफ थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन ऑफ थीटा 2। आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं बड़ा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपका सेम रहेगा। ये तो हो गया। एंड बिफोर कितना था, एंड बिफोर कोलिजन कितना था मोमेंटम, हमने सॉल्व किया था बिफोर, क्वेश्चन 1 में देखिएगा, बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है, बिफोर कोलिजन इट इज 0। देन फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, देयरफॉर फ्रॉम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, देन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along किधर, ये हमने x डायरेक्शन लिखा था ना,
देन फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपका है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। ये किधर होगा? अलोंग वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन। ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 0 इज इक्वल टू m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास कितना होगा? 4 तक हमने लिया था। दिस वी है इक्वेशन नंबर 5। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी नो दैट वी हैव, क्या है हमारे पास? वी हैव काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ना, कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। ये तो हम डेफिनेशन में भी इलास्टिक कोलिजन में आपने पढ़ा होगा। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन से तो मतलब है नहीं थीटा 1 थीटा 2 से। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस 0, दूसरे की तो 0 हो गया। ये हाफ m1 किससे मूव कर रहा है? v1 वेलोसिटी से। दूसरा किससे मूव कर रहा है? हाफ m1 m2 v2 का स्क्वायर। क्लियर? या इसको आप लिख सकते हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। इसको हम मान लेते हैं। अब आप मुझे बताइए हमारे पास क्या क्या क्वांटिटी दी हुई है? हमें दिया हुआ है m1 दिया हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास m1। दूसरा हमें दिया है ए बॉडी ऑफ एनदर मास ऑफ m2, 2 दिया हुआ है। ए को बताया गया है कि मूविंग विद द एंगल, मूविंग विद द वेलोसिटी u1। ये चीज हमें दिया हुआ है। हमें पता क्या करना था? हमारे पास अननोन क्या था कि आपका बॉडी ए किस डायरेक्शन में मूव की, थीटा 1 हमको नहीं पता है। बॉडी बी किस डायरेक्शन में पता मूव की, थीटा 2 पता नहीं है। हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v1 नहीं पता है, v2 नहीं पता है। मतलब वी हैव टू फाइंड आउट 4 कांस्टेंट। थीटा 1 अननोन क्वांटिटी, यहाँ पे क्या होगी? अननोन क्वांटिटीज आर क्या क्या है? अननोन क्वांटिटीज हमारे पास थीटा 1 हो गया, थीटा 2 हो गया, v1 हो गया एंड v2 आर देयर। और वी हैव हाउ मेनी क्वेश्चंस? इक्वेशन 4, 5 एंड 6। हमारे पास कितने इक्वेशन है? वी हैव ओनली 3 इक्वेशन। तो हमें 4 क्वांटिटी, आप हमेशा याद रखिएगा, मैथ्स में भी आप पढ़ते होंगे कि अगर जितने भी लिनियर इक्वेशंस हैं उतने अगर वेरिएबल दिए हैं तो यू कैन इजिली फाइंड आउट दैट। अगर 2 इक्वेशंस अगर हैं और 2 वेरिएबल हैं तो वी कैन इजिली फाइंड आउट बोथ द वेरिएबल। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स है, तो हम उन दोनों को आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 3 वेरिएबल पता करना है और 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो वी कैन नॉट फाइंड आउट दिस 3 सेपरेटली। तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि हम 3 इक्वेशन से हम इन चारों को पता नहीं कर सकते। इसका मतलब ये प्रॉब्लम हमारे पास आती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि आउट ऑफ दिस 1 वेरिएबल इज ऑलवेज गिवन। कुछ न कुछ आपको जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, ये ऐसी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमें इतना ही लिखना था। ये चीज हमने पढ़ लिया तो हमें मेन डिस्कस तो हमने केस कर ही लिया। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम स्पेशल केस की बात करते हैं तो ये हमें कुछ ना कुछ दिया रहेगा, तो जिससे हम आसानी से वो चीज हम पता कर लेंगे। तो आउट ऑफ 4 वेरिएबल एनी 1 वेरिएबल विल बी गिवन, तो 3 वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस 3 इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द अदर क्वांटिटीज। तो चलिए हम स्पेशल केसेस में देखेंगे, फ्रॉम दैट इट विल बी मोर क्लियर। चलिए हम डिस्कस करते हैं स्पेशल केसेस के बारे में। तो सबसे पहले हमारी स्पेशल केस है वो ग्लांसिंग कोलिजन। अब पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लांसिंग कोलिजन। ग्लांसिंग कोलिजन के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि थीटा 1 शुड बी 0 डिग्री एंड थीटा 2 शुड बी 90 डिग्री। इस बात को समझे आप कि थीटा 1 को 0 होना चाहिए और थीटा 2 को 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब इसको फिगर से आप समझिए, फिगर देखिए, फिगर से और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए फिगर, ठीक। फिगर में हमारा कह रहा है कि ग्लांसिंग कोलिजन कब होगा? जब थीटा 1 बराबर 0 हो जाए। मतलब बॉडी जिस डायरेक्शन में है
ठीक, m1 मूव कर रही है तो m1 जिस डायरेक्शन से आ रही है वो उसी डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन जो दूसरी बॉडी जो रेस्ट में रखी है दैट शुड मूव परपेंडिकुलर टू दैट। समझ में? ये θ2 इधर हो जाए 90 डिग्री हो जाए और θ1 जीरो हो जाए। समझे? ये बॉडी एक्स डायरेक्शन में ही मूव करे और दूसरी उसके परपेंडिकुलर में, तो इस टाइप के हम कोलिजन को बोलते हैं ग्लांसिंग कोलिजन। समझा क्या? कि फॉर ए ग्लांसिंग कोलिजन वन बॉडी शुड, जो कि मूव कर रही थी शुरू में, वो अपनी डायरेक्शन में ही उसका पाथ कोई डिफ्लेक्शन ना हो, लेकिन जो बॉडी रेस्ट में है दैट शुड मूव विथ एन एंगल 90 डिग्री फ्रॉम देयर पोजीशन। तो इस कोलिजन को हम बोलते हैं ग्लांसिंग कोलिजन। अब अगर ऐसे केस है तो हम क्या पता कर सकते हैं? देन फ्रॉम इक्वेशन, हमने क्या इक्वेशन लिया था? 5 6, वी हैव टेकन 4 5 6, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, अगर इस केस में फ्रॉम इक्वेशन 4 व्हाट वी कैन गेट? फ्रॉम इक्वेशन 4 हमें क्या मिलेगा? तो इक्वेशन 4 है क्या, एक बार लिख लेते हैं तो और उससे आसानी हो जाएगा। इक्वेशन 4 और 5 से, फ्रॉम 4 एंड 5 हमारा इक्वेशन 1 है, 4 है, m1u1 बराबर m1v1 cos θ1 प्लस m2v2 cos θ2। अब वैल्यू रखिए, θ1 बराबर 0, मतलब ये कितना हो जाएगा? m1v1 cos 0 प्लस m2v2 cos ऑफ θ2 90 डिग्री। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो ये m1v1 इंटू 1 प्लस ये कितना होता है? cos 90 0, तो दिस विल बी हाउ मच? ये हो जाएगा u1 बराबर v1, ये तो होगा, पहले आपका हो जाएगा m1 u1, ये हो जाएगा m1 v1, तो इससे क्या मिलेगा? u1 बराबर v1। ठीक, एंड फ्रॉम 5 इक्वेशन 5 से आपको क्या मिल जाएगा? सिमिलरली v2 बराबर कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 0। सिमिलरली 5 से आप पता कर सकते हैं। 5 इक्वेशन अगर प्रॉब्लम हो तो लिख लेते हैं, चलिए उसको कर लेते हैं। इक्वेशन 5 से क्यों v2 आपको 0 आया? तो इक्वेशन 5 क्या है? 0 बराबर m1v1 साइन θ1 माइनस m2v2 साइन ऑफ θ2। वैल्यू रखिए, 0 इज इक्वल टू m1v1 साइन 0 माइनस m2v2 साइन 90, ये तो 0 हो जाएगा एंड दिस विल बी 1, तो क्या हो जाएगा? m2v2 बराबर 0, तो v2 बराबर कितना हो जाएगा? 0, ये तो हमने लिखा है। ठीक, तो ये आपको मिल गया। ये मतलब अगर ग्लांसिंग कोलिजन हो तो जो बॉडी v1 है, v1 किसके बराबर हो जा रहा है? u1 के बराबर। ठीक, तो m1 विल मूव विद द सेम वेलोसिटी, लेकिन दूसरी जो बॉडी होगी, ठीक, वो आपकी मूव्स विद द जीरो वेलोसिटी, मतलब वो मूव नहीं करेगी। दिस मीन्स अगर ये 0 हो गया तो क्या हो गया? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टारगेट, उसी को टारगेट, m2 को आप टारगेट बोलते हैं, टारगेट पार्टिकल कितना हो जाएगा? टारगेट पार्टिकल का हाफ m2 इंटू v2 का स्क्वायर। चलिए वैल्यू रख लेते हैं एक बार, दिस विल बिकम 0 बिकॉज v2 इज इक्वल टू 0। तो इसका कंक्लूजन क्या हो गया? हेंस व्हाट वी कैन कंक्लूड, देखिए कि इन द ग्लांसिंग कोलिजन, इन ए ग्लांसिंग कोलिजन व्हाट इज हैपनिंग? द इंसिडेंट पार्टिकल, एक टारगेट है एक इंसिडेंट है, इंसिडेंट मतलब m1 मास का, इंसिडेंट पार्टिकल क्या होता है? डज नॉट लूज एनी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी तो वही है ना। डज नॉट लूज एनी काइनेटिक एनर्जी, whereas and energy, whereas kinetic energy of target remains 0, ये भी हो गया। and incident particle will scattered almost undeflected, and incident
particle moves undeflected, on deflected. ये केस हो गई कि इन केस ऑफ ग्लांसिंग कोलिजन। कि ग्लांसिंग कोलिजन में क्या होगा, बॉडी जिस वेलोसिटी से आ रही है उसी वेलोसिटी से कोलिजन के बाद भी मूव करती जाएगी, लेकिन और उसी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि दूसरी बॉडी जो कि रेस्ट में थी वो रेस्ट में ही रहेगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। ठीक, काइनेटिक जीरो रहेगी क्योंकि दूसरे ने बॉडी ने उसको कोई भी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं की। तो दिस इज द केस ऑफ द ग्लांसिंग कोलिजन। और इसके लिए क्या होता है, θ1 शुड बी 0 और θ2 शुड बी 90 डिग्री। नेक्स्ट कोलिजन है आपका सेकंड केस में देखिए हेड ऑन कोलिजन। इस कोलिजन को तो आपने पढ़ ही लिया होगा, हेड ऑन कोलिजन मैंने शुरू में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ कोलिजन, तो वहां पढ़ा था। तो इन हेड ऑन कोलिजन में क्या होना चाहिए, θ1 θ2 जो आपको दिया हुआ है दैट शुड बी 0 डिग्री। जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसी क्योंकि θ1 तो आपका सेम डायरेक्शन में आ रहा था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है। तो बॉडी से टकराने के बाद, कोलाइड करने के बाद जो टारगेट पार्टिकल है, टारगेट बॉडी है, दैट शुड नॉट चेंज देयर पार्ट, उसको भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करना चाहिए। तो अगर वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है तो इसका मतलब θ2 शुड बी 0 डिग्री। θ1 तो ऑलरेडी 0 था ही शुरू में, वो दूसरे से टकराता है तब उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए। ये तो होता है कि द टारगेट पार्टिकल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, जो भी इंसिडेंट पार्टिकल की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर दूसरा पार्टिकल मूव करता है आफ्टर द कोलिजन, तब उसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा है ना कि आफ्टर द कोलिजन द बॉडी मूव्स इज इन द सेम डायरेक्शन एज द प्रीवियस वन। तो इसके लिए θ2 शुड बी 0। तो देन फ्रॉम, अगर इसी को हम सब्स्टिट्यूट करें तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 व्हाट वी आर गेटिंग, 4 और 5 से हमें क्या मिलेगा, हमें पहला मिलेगा m1u1 बराबर m1v1 cos ऑफ θ1 प्लस m2v2 cos 0 डिग्री है तो आपका 1 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। आल्सो एंड हमारे पास क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में 0 ही था, m1v1 साइन ऑफ θ1 और दूसरे में क्या था, साइन 0 हो जाएगा, प्लस m2v2 साइन 0 हो जाएगा, तो वो आपका टर्म 0 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट हमने लिख लिया दोनों केसेस, ये आपको मिलेगा इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, और दिस इज द क्लियर केसेस। ये हमारा हेड ऑन कोलिजन में हमने डिस्कस किया। एक और कोलिजन हम देख लेते हैं, चलिए थर्ड केस देखते हैं, इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल। पार्टिकल्स को हम आइडेंटिकल कब कहेंगे, जब उनके मासेस सेम हो। तो फॉर आइडेंटिकल पार्टिकल क्या होना चाहिए, फॉर आइडेंटिकल पार्टिकल क्या होना चाहिए, m1 शुड बी इक्वल टू m2। और इसको हम मान लेते हैं कि m1 शुड बी इक्वल टू m2, मतलब हम मान लिया कोई मास m, इसको हमने ऐसे कर लिया। लेट अस कंसीडर कि m1 और m2 दोनों बराबर है और किसके बराबर है, m के बराबर। ठीक, अब हम बात करते हैं कि फ्रॉम द लॉ ऑफ, दिस इज द इलास्टिक कोलिजन हम बात कर रहे हैं। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन, चलिए तो थर्ड केस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, कि इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल। इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल, आइडेंटिकल पार्टिकल का मतलब क्या हो गया कि उनके मासेस m1 और m2 दोनों बराबर होने चाहिए, और हमने कन्वीनियंस के लिए दोनों का मास m मान लिया। ठीक, अब फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास इन इलास्टिक कोलिजन व्हाट वी विल गेट, वी गेट हाफ, शुरू में हाफ m1 और m2 की जगह हमने m ले लिया, u1 स्क्वायर बराबर हाफ m1, मतलब ये हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 बराबर m, और ये हमारा हो गया v2 स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आफ्टर द कोलिजन है, और ये बिफोर द कोलिजन है। ये देखिए हाफ m विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ द साइड, हाफ m, हाफ m, हाफ m। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा,
u1 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये हमने एक इक्वेशन मान लिया, इस इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं, या इक्वेशन हमने कितना लिया था 5 6, वी गॉट द इक्वेशन नंबर। हमारे पास कितने इक्वेशन से शुरू से, वी हैव 7 इक्वेशन, 6 इक्वेशन आई हैव टेकन ऑलरेडी, तो इसको हमने 7 मान लिया। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑल्सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना होगा, लीनियर मोमेंटम पहले कितना था m1 u1। एक चीज हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिखने जा रहे हैं, ये चीज आप याद रखिएगा, ये होगा m1 v1 प्लस m2 v2। इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक। ये और एक चीज और, m1 m2 तो दोनों बराबर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा m इंटू u1 m इंटू वेक्टर v1 प्लस m2 की जगह m वेक्टर v2। ये चीज आपको नोट करना पड़ेगा कि ये हमने ले लिया है वेक्टर v1 v2। वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था कि हम m v1 बराबर m1 v1 cos थीटा 1 cos थीटा 2, तो ये कंपोनेंट में अगर होते, अगर इसको हम अलग अलग लिखना होता, सेम चीज हमने लिखा है, इसको अगर सेपरेटली लिखना होता, ये हमने जनरल लिख लिया है। अगर इसी को हम x डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये हम लिखेंगे m1 कंपोनेंट ऑफ u अलोंग द x डायरेक्शन, तो u1 है वो सेम है, इज इक्वल टू m1 v1 का कंपोनेंट x डायरेक्शन में लिखते तो v1 cos थीटा 1 लिखते, प्लस m2 v2 cos थीटा 1 2 लिखते। फिर या तो वर्टिकल कंपोनेंट y डायरेक्शन में लिखना होता तो हम m1 इंटू 0 लिख जाते, इज इक्वल टू m1 v1 sin थीटा 1 प्लस m2 v2 sin थीटा 2। ये चीज हमें लिखना पड़ता है, ये चीज आप याद रखेंगे। क्लियर कि दिस इज द जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल या जनरल इक्वेशन, दिस इज द जनरल इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हमने लिख लिया, इसको सेपरेट करेंगे तो विल गेट द सेम इक्वेशन एज द 5 and 6, ठीक। अब ये हमारा देखिए m m m कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा u1 बराबर वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2, ये हमारा हो गया दोनों इक्वेशन। ये हमने इक्वेशन ले लिया 8, ठीक है। इसका सेल्फ हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द दिस इक्वेशन, टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 8 इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब क्या हो गया कि हम u1 डॉट u1, ठीक, ये कितना हो जाएगा, इधर वैल्यू v1 प्लस v2, ठीक, डॉट v1 प्लस v2, नो प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, आपने पढ़ा होगा वेक्टर a डॉट वेक्टर a कितना होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर a बराबर मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b, डॉट प्रोडक्ट की फार्मूला एक जगह भी होगा, और कॉस ऑफ a और a के बीच का एंगल कितना होगा 0। तो ये अगर लीजिए मॉड ऑफ वेक्टर a है, मॉड ऑफ द वेक्टर a है, और कॉस थीटा ये 1 हो गया, तो ये कितना होगा 0, ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो सेम चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा u डॉट u, तो मतलब u1 स्क्वायर बराबर, अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो इसका हम प्रोडक्ट किसमें करेंगे, तो v1 डॉट वेक्टर v1 डॉट v1 प्लस इसी का इससे करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 प्लस ये हमारा हो जाएगा तो वेक्टर v2 डॉट v1 प्लस v2 डॉट v2। चलिए सेम चीज इसको यूज करिए, आपको क्या मिलता है, u1 स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस इसको हम लिख लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी v2 स्क्वायर, सेम चीज हमने यूज किया, प्लस अब एक चीज देखिए वेक्टर a डॉट b बराबर b डॉट a भी तो होता है, सीधा कम्यूटेटिव स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो ये हमारा फिर v1 डॉट v2 है और यहाँ पे v2 डॉट v1 है, तो दोनों एक ही चीज, इसको भी हम लिख सकना चाहें तो हम लिख सकते हैं v1 डॉट v2, तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर v1 डॉट v2।
ये चीज़ क्लियर, 2v1 डॉट v2। अब हम इक्वेशन 1 यूज करेंगे और फ्रॉम इक्वेशन 1 हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या दिया था, ये देखिए, इस क्वांटिटी को हमारे पास देखिए क्या है, फ्रॉम द इक्वेशन 7, तो ये हम लिख सकते हैं u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज u1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू v1 डॉट v2। ये कहाँ से लिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन से, ठीक। अब दिस विल बी कैंसिल आउट, या तो आपके क्या हो जाएगा 2 वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 बराबर u1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, लेफ्ट साइड में आप ले आएंगे इसको। ये हमारा कितना हो जाएगा v1 डॉट v2 बराबर दिस इज वेक्टर 0, ठीक। तो आपको ये पता है कि 2 डॉट, ये कभी होता है वेक्टर a डॉट b बराबर 0, मतलब क्या है, वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर v, ये चीज है। तो इसको भी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, दिस शोज दैट विच इम्प्लाइज दैट इज कि द एंगल बिटवीन, that is angle between v1 and v2 is 90 degree, hence we can write down two identical, hence two, conclusion हमारा है two identical, मतलब हमने लिया था ना आइडेंटिकल m1 बराबर m2 लिया है, पार्टिकल, आइडेंटिकल पार्टिकल moves at right angle, यही तो होगा, moves at right angles to each other after elastic collision in 2 डायमेंशंस, ठीक, 2 डायमेंशंस। ये चीज हमारा है मेन चीज कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं तो दैट विल मूव विथ द सेम वेलोसिटी विथ द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब v1 और v2 के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री अगर दोनों का मास सेम है एंड ए बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये तीन हमने स्पेशल केस डिस्कस किया। पहला केस हमने क्या डिस्कस किया था, ग्लांसिंग कोलिजन की, ठीक। तो ग्लांसिंग कोलिजन में क्या होता था कि θ1 आपका क्या होता था, 0 हो जाता था और θ2 शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। और वहाँ पे हमने देखा था कि जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी u1, पहली जो बॉडी थी उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, दैट मूव्स विद द सेम वेलोसिटी। दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो आपको 0 रहती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है और पहले की काइनेटिक एनर्जी आपकी सेम रहती है। फिर हमने हेड ऑन कोलिजन भी देखा था और फिर हमने ये इलास्टिक कोलिजन देखा ऑफ टू आइडेंटिकल बॉडी इन 2 डायमेंशंस। तो उसके क्या होते हैं, बोथ आर मूव्स विथ ए वेलोसिटी विच आर मेकिंग एन 90 डिग्री विथ ईच अदर, मतलब दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आपको एग्जाम में आता है, पूछता है कि आपको ऐसे शो करना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, फुल क्वेश्चन अगर आता है तो पूछा जाता है कि इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, कंडीशन फॉर ग्लांसिंग कोलिजन क्या होती है, कंडीशन हेड ऑन कोलिजन की कंडीशंस क्या होती है, या आपको शो करने के लिए आ जाएगा कि शो दैट द 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव्स एट राइट एंगल टू ईच अदर आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ये जो अभी